Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. In today's lecture we are going to move forward और हम टॉपिक देखने वाले हैं गांधी जी के आने के बाद उन्होंने कौन कौन से सत्याग्रह किए हमारे देश में आने के बाद। तो इसके लिए पहले एक मैं आपको बात बताऊंगा। स्टोरी, आपने क्रिकेट मैच देखा है कि नहीं देखा है? सबने देखा होगा, चाहे आप लड़की हो लड़के हो। क्रिकेट इज इंडियाज हार्ट। जब MS धोनी जो होते हैं इंडियन टीम में नए नए आए थे तो उन्हें आते ही वर्ल्ड कप का कैप्टन थोड़ी ही बना दिया गया था 2004 में। पहले उन्होंने छोटी छोटी सीरीजेस खेली, अच्छा काम दिखाया अपना। वहाँ उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर शॉट टेस्ट किया और जब वो शॉट हिट हो गया उनका, तब उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देना चालू किया हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में। गांधी जी भी एग्जैक्टली यही किए आके 1915 में इंडिया आने के बाद और पूरे देश का चक्कर लगाने के बाद एक साल उन्होंने सीधा ब्रिटिश एम्पायर से, मतलब ब्रिटिश एम्पायर जो थे उनसे वर्ल्ड कप दैट इज नेशनल मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया उनके खिलाफ। उन्होंने उन्होंने पहले 3 लोकल टेस्ट मैचेस खेले इंडिया में और वो थे बिहार में और गुजरात के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। उन्होंने चेक किया कि उनका जो साउथ अफ्रीका वाला वेपन है सत्याग्रह, क्या वो इंडियन पिचेस पर काम करेगा। तो इसी से स्टार्ट होता है हमारा आज का क्लास। गांधी जी आते हैं, एक साल भारत दर्शन, भारत का पूरा टूर करते हैं और अब वो टूर उनका खत्म हो चुका है। अब टाइम आ चुका है एक्चुअल एक्शन का। एक मास्टर ट्रिक बता रहा हूं याद रखने के लिए, CAKE। और ये आपका पूछता है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में, तो क्रोनोलॉजिकली है ये, ठीक है। C से चंपारण, A से अहमदाबाद चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और K से याद रखिएगा आप लोग, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये चंपारण जो है ये होता है 1917 में, ये फरवरी मार्च के टाइम पे होता है आपका 1918 में, और ये जो खेड़ा है आपका मार्च ऑफ 1918 में। तो अगर क्रोनोलॉजिकली कोई पूछे तो इसको याद रखना। अब सबसे पहले हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह को, ठीक है। तो बिहार का दिस वाज, अच्छा ये चंपारण सत्याग्रह को लिख के रखना, इट वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह ऑफ इंडिया। कॉन्टेक्स्ट क्या था? बिहार के चंपारण एक जिला है, वहां पे जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने किसान जो पीजेंट्स थे उनको उनका जीना हराम करके रखा था। एक सिस्टम था जिसको वहां बोला जाता था तीन कथिया सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? तीन कथिया सिस्टम, जिसमें किसान को अपने जमीन के 3/20 3/20वां हिस्सा को जबरदस्ती नील की खेती, इंडिगो की खेती में लगाना होता था। मतलब अगर ये जमीन है तो हर किसान को इतने इलाके पे क्या लगाना है? नील की खेती, इंडिगो को लगाना है। ये तीन कथिया सिस्टम था। तो ये चंपारण में जबरदस्ती करवाया जा रहा था। क्यों? प्रॉब्लम क्या था? जर्मनी जो है वो सिंथेटिक डाइज, मतलब आर्टिफिशियल कलर जो है वो इन्वेंट कर चुका था उस टाइम पे, अभी कहीं ब्रिटेन विटेन नहीं कर पाया है। तो मार्केट में नील की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई थी। प्लांटर्स जो थे किसानों को इस सिस्टम से फ्री करने के लिए उन्हें भयंकर इलीगल टैक्स मांगने लगे। पहले इसको फोर्सफुली क्या किया इन लोगों ने, तीन कथिया के तहत, कि आपको लगाना ही है 3/20वें हिस्से पे इंडिगो। अब बेचारे लगा रहे हैं उन लोग। अचानक से जर्मनी में इन्वेंशन होता है और सिंथेटिक नील बना ली जाती है। दुनिया में अब नील की जरूरत ही नहीं इंडिगो की, पेड़ वाले की। अब इनको फोर्सफुली और टैक्स बढ़ा रहे हैं इनके ऊपर इन लोग। एक वहां पे बहुत ही जिद्दी किसान हुआ करते थे, राजकुमार शुक्ला। ये LIC की एजेंट के तरह गांधी जी के पास आए और उनके पीछे पड़ गए। लखनऊ गए, कानपुर गए, अहमदाबाद गए और फाइनली गांधी जी को चंपारण लेके आए। उनको चंपारण आने के लिए मना लिया इन्होंने। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ही गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो क्या होता है? पुलिस ने वहां पे उन्हें ऑर्डर दे दिया, लीव चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी बहुत पोलाइट आदमी, गांधी जी ने पोलाइटली लिख कर दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसानों की प्रॉब्लम यहाँ सुनने आया हूं, जो पनिशमेंट देना है मुझे दे दो। और ये उनका फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस
हाँ, शांति से, बिना किसी वॉयलेंस के एक पुलिस ऑर्डर, कानून को तोड़ा उन्होंने। तो ऐसा एक सिस्टम रहता है। रिजल्ट क्या था? सरकार डर गई। एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई, गांधी जी को उसका मेंबर बनाया गया। गांधी जी खुद उस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर थे। तीन कथिया सिस्टम को एबॉलिश किया गया और प्लांटर्स ने 25% इलीगल पैसा जो था उसको वापस भी किया इसमें। और गांधी जी ने बोला 25% अमाउंट मैटर नहीं करता, उनका ईगो टूटना मैटर करता था। यहाँ तो ब्रिटिशर का ईगो टूटा पहली बार। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। कहाँ जाएंगे हम लोग अब? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये 1918 में था और डैश करके लिखना द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल थी ये। गुजरात जो था, अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात जो था एक टेक्सटाइल हब हुआ करता था इंडिया में। यहाँ प्रॉब्लम ब्रिटिशर से नहीं थी, इंडियन मिल ओनर और इंडियन वर्कर के बीच में यहाँ पे टसल हो गया, लड़ाई हो गई। गुजरात में प्लेग फैला हुआ था। जब प्लेग खत्म हुआ, प्लेग महामारी, प्लेग खत्म होता है तो ओनर्स ने प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। हर जगह प्लेग के लिए बोनस दिया जा रहा था, मगर यहाँ के जो अहमदाबाद के मिलर थे उन्होंने प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से महंगाई जो थी, इन्फ्लेशन जो था एकदम चरम पर था, पीक पे था अपने पूरे इंडिया में। तो वर्कर्स ने बोला हमें 50% सैलरी में हाइक चाहिए, 50% हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। ओनर बोले नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ 20% बढ़ाएंगे। ड्रामा आगे बढ़ता है। गांधी जी को बुलाया गया। उन्होंने जो गांधी जी हैं उन्हें मिल ओनर थे अंबाला साराभाई, उन्हें उन्होंने खुद बुलाया, जो उनके अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। गांधी जी भी गुजरात से ही थे। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, अंबाला जी खुद की बहन जो थी अनुसुईया बहन, उनकी खुद की बहन अनुसुईया बहन हुआ करती थी, ठीक है। और जो ये एक्चुअल में गांधी जी को बुलाने वाले मिल वर्कर नहीं थे, वो मिल ओनर थे अंबाला सारा भाई, ठीक है। उन्होंने खुद बुलाया, उनके दोस्त थे। अब अंबाला सारा भाई की जो बहन थी अनुसुईया, वो जो हुआ करती थी वो वर्कर के साथ थी, अपने भाई के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। गांधी जी आते हैं, दोनों पक्षों से बात करते हैं और सब पढ़कर बोलते हैं 35% हाइक इज फेयर। 50% ये बोल रहे थे वर्कर, 20% बोल रहे थे मिल ओनर्स और 35% में मध्यस्थता करा के बात फिक्स की गई। मिल ओनर इमोशनल प्रेशर पर और पब्लिक की जो शेमिंग थी उससे डर गए और उन्होंने सरेंडर करके 35% की हाइक दे दी। तो ऐसा ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। अब तीसरा रहा इनका सबसे अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 में आखिरी इनका सत्याग्रह था और इसको बोला जाता है द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह। तो पहला जो था आपका चंपारण, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल में बैठे थे वहां सब मिलर्स, मिल के वर्कर्स। और ये जो था आपका फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन। क्या होता है, गुजरात के खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सूखा पड़ा, क्रॉप फेल हो चुके थे। रेवेन्यू जो कानून था वो कहता था कि अगर फसल जो है उसका ईल्ड जो है 25% से कम हो जाए तो टैक्स माफ कर दिया जाएगा। मतलब अगर 1 एकड़ में 1000 किलो उगना है और सिर्फ 250 किलो उगा अनाज तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। पर क्या था, ये कानून था। ब्रिटिश सरकार ने फोर्स लगाकर टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया। गांधी जी ने, और उनके एक नए और बहुत एनर्जेटिक फॉलोअर हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने किसानों को एक ही लाइन बोली थी, लगान मत दो, डोंट पे द टैक्सेस। और ये रहा आपका खेड़ा सत्याग्रह। सरकार ने क्या किया? सरकार ने सीधा सीधा कोऑपरेशन करने से मना कर दिया। एंड दिस वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन एक्सपेरिमेंट इन इंडिया। सरकार ने फिर चुपचाप एक सीक्रेट ऑर्डर निकाला कि टैक्स सिर्फ उन्हीं लोगों से वसूला जा सकता है जिनके पास ठीक ठाक से क्या बोलते हैं, उपज हुआ है। गरीबों को फोर्स मत करो। तो दिस वाज अ विक्ट्री अगेन। तो ये आपको मैंने बता दिया इनका क्या, गांधी जी के 3 एक्सपेरिमेंट या 3 सत्याग्रह स्टार्टिंग में। पहला क्या था, लॉ तोड़ा उन्होंने, सिविल डिसोबीडियंस चंपारण में, पुलिस ने बोला जाओ, नहीं गए। दूसरा, खाना छोड़ दिए थे गांधी जी वहां बैठ के।
हंगर स्ट्राइक था अहमदाबाद में। तीसरा, टैक्स नहीं देने के लिए बोला गया, नॉन कोऑपरेशन खेड़ा में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चल के हम लोग अब कुछ और बातें करना चालू करेंगे। देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा अगला। तो अगला टॉपिक है हमारा रॉवलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मूवमेंट। क्या हुआ था? इमेजिन करो आप मैग्नेटो में हो, रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हो या भिलाई के ट्रेजर आइलैंड मॉल में हो, और वहाँ बाहर जो टपरी है वहाँ पर आप बैठ के आराम से चाय पी रहे हो। एकदम इमेजिन हो गया होगा, करते हो आप लोग ये सब काम। अचानक पुलिस आती है, आपको बिना कुछ बताए आपको गाड़ी में डालती है पीसीआर के अंदर और सीधा रायपुर के सेंट्रल जेल ले जाती है। आप पूछते हो, अरे भाई मेरा एफआईआर कहाँ है, मेरे को जेल कैसे ले आए हो, मेरा लॉयर कहाँ है, कोर्ट में पेश तो करो मेरे को। और पुलिस वहां मुस्कुराकर बोलती है, चुपचाप अंदर बैठो, रॉवलेट एक्ट चल रहा है हमारे देश में। ऐसा ही था कुछ। कैसा लगेगा आपको? खून खौल उठेगा ना आपका। यही हुआ था 1919 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अजीब सा कानून पास किया था, नो दलील, नो वकील, नो अपील। ऐसा ड्रैकोनियन लॉ जो भारत ने कहीं कभी नहीं देखा था, और भारत ने रिएक्ट कैसे किया उसके ऊपर, आज हम उसी को समझेंगे, ठीक है। सेटअप समझो। सबसे पहले स्टोरी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन से। 1914 से लेके 1918 तक वॉर चला और वॉर एंड हो गया। और वॉर के एंड में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के वॉर में बहुत सपोर्ट किए थे, और उनको ये उम्मीद थी कि वॉर के बाद हमें सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज गिफ्ट में मिलेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स थे एक नंबर के टॉक्सिक बॉस। सोचो, आपने बॉस के लिए वीकेंड पर भी काम किया, एक्स्ट्रा आवर भी काम किए, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए, और बॉस ने प्रमोशन तो दिया नहीं आपको, उल्टा आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पकड़ा दिया। तुम्हारे परफॉर्मेंस ठीक नहीं थे, पीआईपी करो। ब्रिटिशर्स ने हमें मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म, एक लॉलीपॉप जैसे मॉर्ले मिंटो था वैसे ही 1919 में दे दिया, और साथ में एक बहुत बड़ा डंडा भी दिया जो था रावलेट एक्ट। समझते हैं क्या होता है। वॉर के कारण इंडिया में भयंकर महंगाई हो रखी थी, भयंकर इन्फ्लेशन हो रखा था, टैक्स बढ़ा दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ऊपर से प्लेग और स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था पूरे देश में। सोने पे सुहागा, जैसे कोविड आया था वैसे ही था माहौल। पीजेंट, जमींदार, एजुकेटेड मिडिल क्लास, सब गुस्से में थे हमारे देश में। ब्रिटिशर्स को डर था कि ये गुस्सा किसी बड़े क्रांति पे, किसी रिवॉल्यूशन में ना बदल जाए। स्पेशली जो यूएसए के वैंकूवर के गदराइट्स थे, गदर पार्टी वाले और रिवॉल्यूशनरीज थे, उनसे कांप रहे थे ये ब्रिटिशर्स। अब होता यूं है, हियर कम्स द एंट्री ऑफ सिडनी रॉवलेट। ब्रिटिश वॉइसरॉय उस टाइम पे हुआ करते थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के चैम्सफोर्ड वॉइसरॉय थे, और मॉन्टेग्यू जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। वॉइसरॉय जो थे आपके चैम्सफोर्ड, उन्होंने एक कमिटी बनाई अंडर अ ब्रिटिश जज नेम सर सिडनी रॉवलेट। मैं बोलता रहता हूं तो लिखते रहे करो चीजें, आपको मन करती है, ठीक है, तो स्टोरी याद रहेगी। सिडनी रावलेट, इनका काम था इंडिया में जो सिडिशन कॉन्स्पिरेसीज हैं, मतलब जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, उसको चेक करना। मार्च 1919 का टाइम रहता है, मार्च का। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पास होता है, और उस बिल का नाम होता है द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, जिसे हम लॉजिकली आज की डेट में रॉवलेट एक्ट बोलते हैं। एवरी सिंगल इंडियन मेंबर ऑफ द काउंसिल इंक्लूडिंग जिन्ना, मदन मोहन मालविया, मजहर उल हक वोटेड अगेंस्ट इट, कि ये कैसे भी करके द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, जिसको आप रॉवलेट एक्ट बोलते हो, वो पास ना हो। सब इसके अगेंस्ट में थे।
लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे या ऑफिशियल्स मेजॉरिटी में थे हमारे यहाँ, तो बिल पास हो गया। इंडियन मेंबर्स ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया, इन सब लोगों ने उस जगह से। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, ये समझते हैं। 3 वर्ड याद रखना, नो दलील, नो वकील, नो अपील। इस एक्ट ने ब्रिटिश को थानोस बना दिया था। एब्सोल्यूट पावर विद देम, अरेस्ट विदाउट वारंट, किसी को भी उठा लो शक के बिना पर। ये ब्रिटिश आया, इनके ऊपर शक था, उठा के ले गए, ये लोग गुस्सा हो रहे हैं, कुछ किया भी या नहीं, कोई आपको एफआईआर नहीं दिखानी, कुछ कॉपी नहीं दिखानी। दूसरा बोला डिटेंशन विदाउट ट्रायल, 2 साल तक बिना किसी कोर्ट में पेश किए आप जेल में डाल दो इसको, ले जाके 2 साल तक जेल में डाल देंगे, और इसको पता भी नहीं इसने किया क्या है, सिर्फ क्योंकि इसके ऊपर शक है। और यहां पे ये भी बोला गया रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली, एक जगह पे इकट्ठा होना और जो आप पेपर छाप रहे हो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन ला दिया गया। यहीं से मोतीलाल नेहरू ने वो फेमस स्लोगन दिया था, दो नो दलील, नो वकील, नो अपील, नो आर्ग्यूमेंट, ना कोई लॉयर, ना कोई आगे की सुनवाई। फिर क्या होता है, गांधी जी ने 1915 में इंडिया आते हैं। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, उनके छोटे छोटे वेब सीरीज थे, मान लो आप, एक रीजनल एक्सपेरिमेंट था। लेकिन रावलेट एक्ट जो था उसमें वो पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर मूवी लेके आएंगे। कैसे, देखते हैं। गांधी जी ने बनाई सत्याग्रह सभा, और उन्होंने वहां से कॉल दिया सत्याग्रह सभा से रावलेट एक्ट का, कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल किया गया पहली बार। दुकानें बंद, स्कूल बंद, लोग सड़कों पे आए, और ये पहली बार था जब पूरे भारत में एक आवाज में ब्रिटिशर्स को नो बोला गया था। मैंने पहले भी कहा था यूनिटी इज द पावर। अब होता क्या है ये देखते हैं। हियर कम्स द ट्रेजेडी, द जलियांवाला बाग मूवमेंट। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है, इंडियन हिस्ट्री का। पंजाब में हालत सबसे ज्यादा टेंस थी। वहां के 2 बहुत बड़े बड़े जो लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचवे और डॉक्टर सत्यपाल। रावलेट एक्ट के अंदर पुलिस ने इनको 9 अप्रैल के दिन को, इन दोनों को चुपचाप जेल में डाल दिया था। किसको किसको? सैफुद्दीन खिचवे और सत्यपाल डॉक्टर जी को। अब पब्लिक जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो भड़क गई। अमृतसर में दंगे हुए इस टाइम पे, और उन दंगों से ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, गड़बड़ा गए, और उन्होंने अमृतसर को मिलिट्री को दे दिया उस टाइम पे, मिलिट्री रूल टाइप का। ब्रिगेडियर जनरल यहां आते हैं रेगनाल्ड डायर। कौन आते हैं? रेगनाल्ड डायर। और रेगनाल्ड डायर जो है उन्होंने 13 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा दिया अमृतसर में। मतलब लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पे, ठीक है। लेकिन उसने ये बात जो है पब्लिक को ठीक से बताई नहीं, डिसमिनेट नहीं की, बस ऐसी एक अपने लेटर छाप दिया। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के अंदर एक जलियान वाला बाग है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां हजारों लोग आए हुए थे। दिख रहे हैं हजारों लोग आपको यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोग पीसफुली अपने लीडर खिचवे और सत्यपाल जी के अरेस्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ, और बहुत सारे गांव वाले सिर्फ बैसाखी का मेला देखने आए थे, यहाँ जो मेला लगा था। अब देखो बाग जो है चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है, क्या है? चारों तरफ से ऐसा लग रहा है पिंजराबंद दीवार है, ऐसे ही वो बाग था। और सिर्फ एक छोटा सा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये एक सिर्फ छोटा सा एग्जिट था, यहीं से आप आ सकते थे, जा सकते थे। जनरल डायर ने अपनी सेना के साथ यहाँ पे एंट्री मारी, और उसने वो अकेले एग्जिट ब्लॉक जो ये था, ये देखो यहाँ पे लोगों को खड़ा करके क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। और बिना किसी वार्निंग के उसने फायर का ऑर्डर दे दिया, और उन्होंने कहा फायर टिल द एम्यूनेशन इज एग्जॉस्टेड। मतलब जितने ये लोग हैं ना, इनको बोला बंदूक में जितनी गोलियां हैं सब उतार दो। 1650 राउंड फायर हुए थे। भीड़ में बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब थे। लोगों
ने जान बचाने के लिए वहां के जो कुएं थे उसके अंदर कूद गए। मतलब क्या ही बताऊं मैं, ऐसी दुर्दशा, कैसे भी बेचारे, क्योंकि दीवार तो फांद नहीं सकते, एक एग्जिट था वो बंद था, बच्चे कूद रहे हैं, बूढ़े कूद रहे हैं, 100 लोग कूद गए कुएं में, कोई कहीं एक के ऊपर एक, सबके ऊपर गोली चलाई इन लोगों ने। ऑफिशियल फिगर तो ये दिए गए थे कि सिर्फ 379 लोग मारे गए हैं, मगर हकीकत में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस जलियांवाला बाग में। इस एक इंसिडेंट ने इंडिया का नैरेटिव हमेशा के लिए बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड मिला था, सर की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने तुरंत वहां से वापस कर दी जो ब्रिटिशर्स दिए थे। महात्मा गांधी को समझ में आ गया था कि इनके साथ कोऑपरेशन नहीं किया जा सकता। जलियांवाला बाग ही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जन्म दिया, उसकी नींव रखी। ब्रिटिशर्स ने दिखावा करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनाई, द हंटर कमीशन। याद करो, एक हंटर कमीशन मैंने बताया था एजुकेशन के लिए, और उस टाइम बोला था एक जलियांवाला बाग के टाइम पढ़ाऊंगा, तो ये जलियांवाला बाग की कमिटी के लिए बनाया, रिव्यू के लिए, द हंटर कमीशन। लेकिन जनरल डायर को ब्रिटेन भेज दिया गया और वहां के लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हीरो टाइप का उनको प्रेजेंट किया गया, ब्रिटिश एम्पायर का हीरो बोला गया इनको। ये थी इनकी एक्चुअल में असलियत, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक हंटर कमीशन बनाया गया, और देखो लोग यहाँ खड़े हैं और ये बदतमीज ब्रिटिशर्स यहाँ सामने खड़े हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम लोग, ये देखो हंटर कमीशन में इनसे बातचीत कर रहे हैं, ये लोगों को ऐसे पकड़ा करते थे, ये जो ये आपके किसमें, जो आपका रॉलेट एक्ट था उसके तहत, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो मैंने बोला ना, यहाँ हमारे पंजाब के लोग रो रहे हैं जिनके घर के लोग मरे, और ये रेगनल डायर को क्या दे रहे हैं, टेस्टिमिनल फंड दिया गया, वहाँ पे इनको हीरो बनाया गया। मानत चर जूता जूता। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट ब्रिटिश लॉलीपॉप, मॉन्टेग्यू, चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म। और यहीं आएगा एक स्कैम, इसका नाम था डायरकी। ये वर्ड आपको पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मैं, जो चलेगा फिर 1935 तक। इमेजिन करो आप लोग भिलाई के सेक्टर 6 में एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते हो। आपके पिताजी ने आपसे कहा, बेटा इस साल घर का पूरा दिवाली और नवरात्रि का सेलिब्रेशन तू मैनेज करेगा, डेकोरेशन, खाना, सब तेरी जिम्मेदारी है। आप खुश। लेकिन जब आपने उनसे पैसे मांगे तो वो बोले, बेटा जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, पर एटीएम, कैश और जो कार्ड है वो मेरे पास ही रहेगा, तेरे को खुद करना है, पावर और मनी मेरे पास रहेगी। एग्जैक्टली यही खेल था। ये स्कैम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के साथ 1919 में किया। उन्होंने हमें एक नया सिस्टम दिया जिसका नाम दिया उन्होंने डायरकी। क्या बोला उन्होंने? डायरकी। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म को। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को बहुत हेल्प की थी, ट्रूप्स दिए, पैसे भेजे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी और मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने 1916 में लखनऊ पैक्ट में साथ में हाथ मिला लिया था, और होम रूल मूवमेंट जो चल रहा था वो एकदम उसमें लगे हुए थे। ठीक है, आग लगा दिया इन सब लोगों ने। ब्रिटिश को लगा कि इंडियंस को ठंडा करना पड़ेगा, ये तो सेल्फ गवर्नेंस की, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो अगस्त 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू जो थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया। उसने कहा, ब्रिटिश रूल का अल्टीमेट गोल है इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना। और ये एक बहुत बड़ा वादा था, 1917 में किया, क्योंकि वॉर चल रहा था। वादा करोगे तो इन लोग हमारा सपोर्ट और करेंगे और ट्रूप्स देंगे और पैसे भेजेंगे करके।
लेकिन जब 1919 में ये असली एक्ट पास हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, तो पता चला कि ये तो एक धोखा था। मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और चैमफोर्ड जो इंडिया के वायसरॉय हैं, इन्होंने हमको धोखा दिया है। तो होता क्या है ये समझते हैं हम लोग। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले देश के पावर को दो हिस्सों में बांट दिया। पहले उन्होंने कहा, डायरकी का मतलब क्या हुआ? देश को दो हिस्सों में इन्होंने बांट दिया। क्या क्या किया इन लोगों ने? एक सेंट्रल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आपका डिवीजन ऑफ पावर, जो हमारे शेड्यूल 7 में है, सेंटर के कुछ पावर हैं, स्टेट के कुछ पावर हैं और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। वैसे ही इन्होंने क्या किया, सेंट्रल सब्जेक्ट बना दिए और कुछ इन्होंने कहा प्रोविंशियल सब्जेक्ट। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? स्टेट, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट। और सेंट्रल सब्जेक्ट में इन्होंने रखा फौज को, आर्मी को, फॉरेन अफेयर्स को और करेंसी को। प्रोविंशियल सब्जेक्ट मतलब स्टेट लेवल के मैटर। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। प्रोविंस जो थे, स्टेट जो थे, उसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रोविंसेस में डायरकी लाया जाएगी। मतलब डायरकी एक ग्रीक वर्ड है। डायरकी का मतलब होता है DI+आर्की, ठीक है। डाई का मतलब टू और आर्की का मतलब रूल, मतलब दो लोगों का रूल, मतलब होता है डायआर्की, ठीक है। रूल ऑफ टू, दोहरा शासन। तो उन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। जो प्रोविंस के सब्जेक्ट थे उसको उन्होंने कहा एक रिजर्व सब्जेक्ट रहेंगे और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रहेंगे। यहां भी डिवीजन। पहले तो सेंटर का जो आर्मी था, करेंसी था, ये अपने पास रख लिया, फॉरेन अफेयर्स, ये पूरा उन्हीं के पास रहेगा। प्रोविंस में भी दो हिस्सा बांटा, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। अब रिजर्व्ड क्या है पहले ये समझो। ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें असली पावर, पैसा, कंट्रोल था। एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, फाइनेंसेस, इरिगेशन, जस्टिस। किसके पास था ये ब्रिटिश गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेगा, बोले उन्होंने। और मजे की बात क्या है, ये लोग आम जनता या लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। कुछ भी करें इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके रिजर्व सब्जेक्ट थे। मतलब ये सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेगा। फिर कुछ रहे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, मतलब जिम्मेदारी वाले डिपार्टमेंट। ये वो सब्जेक्ट थे जहां पब्लिक को सर्विस देनी थी, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। एग्जाम्पल, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, ये सबको ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखा गया। किसके पास था? ऑब्वियसली ये दिया गया इंडियन मिनिस्टर्स को, जो इलेक्ट होकर आते थे और इन मिनिस्टर को लेजिस्लेचर के सामने जवाब देना पड़ता था। इनको कोई जवाबदेही नहीं है, ये ऑफिसर है मान लो आप लोग, और ये लोग को जवाब देना है। पैसे पूरे कलेक्ट करने का, पैसा रखने का पावर है रिजर्व के पास, और पैसा खर्चा करना है ट्रांसफर को, मगर पैसे तो उनके पास आ ही नहीं पाएंगे रिजर्व सब्जेक्ट से। यही हम फ्यूचर में देखेंगे। तो आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड डायरार्की इन द प्रोविंसेस। प्रांतों में डायरार्की लाई इसने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बाद में पढ़ाऊंगा 1935, दैट इंट्रोड्यूस डायरार्की एट द सेंटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, देखो कंसेप्ट जो है वो सुनने में तो आपको क्या लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि इंडियंस को पावर तो मिली सर, थोड़ा सा अभी तक तो पावर भी नहीं थी, कम से कम ट्रांसफर सब्जेक्ट तो मिले। पर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन एक प्योर कॉमेडी ऑफ एरर था, आप ये समझिए यार। मेंस में आपका क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आप समझो क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको आपको कि एकदम हंसी वाला चीज था ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का फोटो है। देखो ये जो है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का फोटो है ये वाला। कैसे हो सकता है मैं ये थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को, समझिए आप लोग। सबसे पहले इरिगेशन, सिंचाई, उसके वो बहुत जरूरी चीज है, पर वो क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट में होना चाहिए था। इरिगेशन जो है किसान के लिए बहुत जरूरी है, पर वो रिजर्व सब्जेक्ट में था, गवर्नर के पास था। एग्रीकल्चर जैसे कृषि है, वो किसके पास था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, मिनिस्टर के पास। अब बिना पानी के खेती हो सकती है क्या? तो ये देखो फंस गए, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हाथों में। दूसरा आप बोल सकते हो एजुकेशन और हेल्थ को
इंडियन लोगों को दे दिया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर। इंडियन मिनिस्टर्स बोलते थे नए स्कूल बनवाना है। अब मैंने क्या बोला आप लोग को, रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर फिनेंसेस हैं। ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर बोलता था बजट नहीं है। एज आई हैड सेड अर्लियर, रेस्पॉन्सिबल बिना एटीएम के दे दिए आपको। पापा बोल दिए जाओ करो खर्चा, आपके पास जेब में पैसा ही नहीं है। कुछ तो हो, करना है करना है, कैसे करोगे, पैसा ही नहीं है। अगर इंडियन मिनिस्टर को कोई अच्छा लॉ पास करना भी होगा तो गवर्नर के पास वीटो पावर थी रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर। वो चाहे तो ट्रांसफर सब्जेक्ट को ओवरराइड कर सकता था। तो ऐसा माहौल था। इंडियन जो मिनिस्टर्स थे वो भी अलग अलग काम करते थे, फैक्शंस थे उनके भी, उनमें भी कोई यूनिटी नहीं थी उस टाइम पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या 1921 2021 का, इसी को बोलते हो खिलाफत मूवमेंट। इमेजिन करो आप और आपका पड़ोसी हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ता रहता है, ठीक है। कभी कचरा फेंकने के ऊपर, कभी पार्किंग को लेकर लड़ाई हो रही है, लेकिन एक दिन बाहर से एक गुंडा आता है और आप दोनों की गाड़ियों के शीशे को फोड़ देता है। अब क्या होगा? आप दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल कर उस गुंडे को पीटना शुरू कर दोगे। एक हो जाओगे आप दोनों। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है, ये याद रखिएगा। और यही एग्जैक्ट फॉर्मूला 1919 में इंडिया में अप्लाई हुआ। हिंदू गुस्से में थे रावलेट एक्ट की वजह से, जलियांवाला बाग के कारण भारी भरकम गुस्सा। और मुस्लिम गुस्से में थे, एक इंटरनेशनल रीजन जो खिलाफत वाला इशू था, जो टर्की का खलीफा थे। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने दोनों को थप्पड़ मारा था ताबड़तोड़। याद है ना वो वाला, ओटोमन को हरा दिया उन लोगों ने, तो खलीफा के पोस्ट को ही खत्म कर दिया, जो टर्की के हेड थे मुस्लिमों के हेड को। और गांधी जी ने इस मौके को देश के लिए बोला एक नंबर मौका है। और गांधी जी बोले भाइयों आओ मिलकर हम इनकी लंका लगाते हैं। और यही थी इंडियन हिस्ट्री की सबसे एपिक टैग टीम, द खलीफाज एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझते हैं क्या हुआ था। कहानी शुरू होती है इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर, टर्की, ओटोमन एम्पायर। वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था और ब्रिटेन के खिलाफ लड़े थे। अब टर्की का जो राजा था, सुल्तान था, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं हुआ करते थे। पूरी दुनिया के मुस्लिम उनको खलीफा कहा करते थे, द स्पिरिचुअल एंड द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम। वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स को इंडियन मुस्लिम की ज़रूरत थी अपनी आर्मी में, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था देखो भाई, हम टर्की को हराएंगे ज़रूर, लेकिन हम आपके खलीफा की इज्जत और उनकी रिलीजियस प्लेस जो मक्का मदीना है उसको सेफ रखेंगे। इंडियन मुस्लिम्स ने बोला ठीक है हम आपके लिए लड़ेंगे। अब कम्स द बिट्रेयल, धोखा स्टोरी में। 1918 में, 1918 में वॉर खत्म हो गया, ब्रिटेन जीत गया। और जीतने के बाद उन्होंने अपना प्रॉमिस डस्टबिन में डाल दिया। उन्होंने टर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ट्रीटी ऑफ सेवरस किया 1920 में। खलीफा से उनकी सारी पावर छीन ली गई, उनके एम्पायर को बांट दिया गया। व्हाट वाज द रिएक्शन? देयर कम्स द खिलाफत कमिटी। जब ये खबर इंडिया पहुंचती है तो इंडियन मुस्लिम्स का खून खौल उठता है। क्या बोला मैंने? खून खौल उठता है। उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स ने उनको उनके धर्म पर अटैक किया है। क्या लगा उनको? कि ब्रिटिशर्स ने उनके धर्म पर अटैक किया है, उनके ऊपर अटैक किया है और उनके साथ धोखा किया है। इस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए 1919 में बनती है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ठीक, इस मूवमेंट के सलमान और शाहरुख कौन थे? अली ब्रदर्स। कौन थे सलमान और शाहरुख? याद रखिएगा, अली ब्रदर्स हीरोज। मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों का नाम था। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। इनके साथ थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके साथ थे हकीम अजमल खान और हजरत जी जो थे हजरत मोहानी। और इनकी सिंपल सी डिमांड थी, खलीफा के पावर और टेरिटरी को वापस करो।
और अब एंट्री होती है सेकेंड स्ट्रीम, मर्जिंग ऑफ द, ये जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बना के ये चल ही रहा था ये माहौल। अब आते हैं सीन में गांधी जी, जो सेकेंड स्ट्रीम लेके आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। मैंने क्या बोला, हिंदू भी भारी गुस्से में थे। क्या बोला मैंने, हिंदू भी भारी गुस्से में थे जलियांवाला बाग के कारण। तो गांधी जी ने ये देखा कि पंजाब में जो जलियांवाला बाग हुआ अप्रैल ऑफ 1919 में, उसके बाद देश के पूरे हिंदू और सिख लोग आग बबूला हैं। और जो खिलाफत इशू है उसके कारण मुस्लिम भी भारी आग बबूला है ब्रिटिशर्स के ऊपर। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट बनाए गए उनको, वो बोले ठीक है इनके साथ जुड़े, और गांधी जी को खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया नवंबर 1919 में दिल्ली में। उन्होंने कहा ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले 100 सालों में वापस कभी नहीं आएगी। हिंदू और मुस्लिम एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हैं, और आज हम जब एक साथ खड़े हैं तो काम कर देते हैं इनका। बहुत सारे कांग्रेस लीडर जैसे तिलक थे, थोड़ा स्केप्टिकल थे उससे। उनको लगता था कि एक रिलीजियस इशू को पॉलिटिक्स में क्यों मिक्स कर रहे हो गांधी जी। पर गांधी जी का विजन क्लियर था, जब तक मासेस, जो आम जनता है, इमोशनली कनेक्ट नहीं होगी, मास मूवमेंट नहीं बनेगा देश में। ठीक है, नाउ कम्स द 1919 टू 1922 का दौर। इंडियन हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एब्सोल्यूट पीक पॉइंट था 1921 से 22 का टाइम, 1919 से 22 का टाइम। ऐसा माहौल ना पहले कभी था ना उसके बाद कभी रहा हमारे देश में। आर्य समाज की एक बुक है, नहीं बुक तो छोड़ो उसको मत समझो, आर्य समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, और एक बहुत बड़े नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। यार कहाँ गए, उनकी इमेज नहीं डाल पाए हैं लगता है इन लोग। आपको पता होना चाहिए आर्य समाज के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे स्वामी श्रद्धानंद। Just give me a second. I will let you know. I said them to send the image in that particular box. अगर अब किया नहीं है उन लोगों ने लग रहा है, let me see. दो मिनट आराम करो, मेरे को देखना हो कुछ यहाँ पे। No, we don't have that image. I think so. होना चाहिए था, है नहीं। आप लोगों की किस्मत में नहीं है वो इमेज। वी हैव सेड देम टू मीट दैट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं लेंगे अपन सब किसी भी चीज़ में। हाँ तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि उस टाइम आर्य समाज के एक लीडर हुआ करते थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, एक सेकंड और देख लेता हूँ मैं, वो मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। आईपैड में ही देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा है मेरे को, मगर लेट मी सी वंस। तो ये इतना ही समझ लो कि स्वामी श्रद्धानंद हुआ करते थे, और उन्होंने दिल्ली का जो फेमस जामा मस्जिद है वहाँ उनको इनवाइट किया गया था, और उन्होंने मस्जिद के अंदर एक मैसिव मुस्लिम भीड़ को वहाँ पे क्या किया था, संबोधित किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा भी एक दौर था हमारे देश में, ऐसा भी एक टाइम देखा हमारे देश ने। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आप लोगों का बात जलियांवाला बाग मूवमेंट के ऊपर, नॉन कॉपरेशन में। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोल्डन टेम्पल की जो चाबियां थी, एक मुस्लिम नेता थे उस टाइम पे, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचवे, उनको दे दी गई थी स्पीच देने के लिए।
तो कितना यूनिटी दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग। गोल्डन टेम्पल में मुसलमान आ रहा है, जामा मस्जिद में श्रद्धानंद जी जाके बोल रहे हैं, मुस्लिम ने हिंदू की रिस्पेक्ट की, काउ स्लॉटर जो है गौ हत्या बंद कर दी थी उस टाइम पे। ऐसा पूरा माहौल बना हुआ था हमारे देश में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी लॉन्च हो गया, अब क्या हो रहा है देखते हैं। इमेजिन करो आप एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर आपकी बेइज्जती करता है, राउलेट एक्ट हो गया वो, ठीक है, हमारे इंडियंस की बेइज्जती की इन्होंने, आपको थप्पड़ मारता है, जलियान वाला बाग मूवमेंट हो गया। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ऐसा एक रिलेशनशिप हो गया इंडियन और ब्रिटिशर्स के बीच में, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसमें आपका बेइज्जती हो रहा है राउलेट एक्ट के थ्रू, जलियान वाला बाग में आपको मारा भी जा रहा है, और आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ धोखा करता है वो, जो मुस्लिम्स के साथ खिलाफत इशू में हुआ। ऐसे पार्टनर का आप क्या करोगे? सिंपल, आप उसे हर जगह से ब्लॉक कर दोगे, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सब जगह से सफाया। उसकी दी हुई एक्सपेंसिव वॉच होगी या कुछ भी गिफ्ट होगा उसको वापस दे दोगे या फेंक दोगे आप, उसके दिए हुए कपड़े जला दोगे आप, और उसके साथ उसकी गाड़ी में घूमना भी बंद कर दोगे आप, कहीं भी जाना। इस टाइप से माहौल हो गया, आप समझिए। एग्जैक्टली यही होता है जब महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ लॉन्च किया, और ब्रिटिश के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने पूरे इंडिया से कहा, इन अंग्रेज़ों को हमारी लाइफ से ब्लॉक करो, इनके टाइटल्स को आप वापस करो, इनके स्कूल्स को जाना बंद करो, अपने बच्चों को भेजना, इनके कोर्ट्स को बॉयकॉट करो, इनके कपड़ों को जला दो, उसकी होली जला दो। तो इस नेशनल ब्लॉक एंड डिलीट स्ट्रेटजी को हम कहते हैं हिस्ट्री में द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो डेट था आपको पता होना चाहिए, 1 अगस्त 1920। ये वो दिन था जब खिलाफत कमेटी ने फॉर्मली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, जिसके बाद इंडिया में कांग्रेस ने इसको अपना लिया। लेकिन ये दिन बहुत इमोशनल था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस सुबह फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर, लोकमान्य तिलक जिसको बोलते हैं आप, उनकी डेथ हो गई थी। यही दिन था 1 अगस्त का, जिस दिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। पूरा देश एकदम ग्रीफ में था, शॉक में था, लेकिन गांधी जी ने इस दुख को ताकत में बदला। उन्होंने तिलक स्वराज फंड के नाम पे, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में भी आए थे इसी को वो कलेक्ट करने, तिलक स्वराज फंड लॉन्च कर दिया। टारगेट था 1 करोड़ रुपया जमा करना है हमको पूरे देश में। आप बिलीव नहीं करोगे, 1920 के दौर में पब्लिक ने कुछ ही हफ्तों में 1 करोड़ से ज्यादा पैसे डोनेट कर दिए थे। याद करो, जब गांधी जी रायपुर आए थे तो अब औरतों ने रायपुर में उनको सोना चांदी सब दे दिया था। ये थी आम जनता की भाषा, आम जनता का भड़ास। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि गांधी जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में तभी राज कर पा रहे थे क्योंकि इंडियंस उनका साथ कोऑपरेशन कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, और कोई कारण नहीं था उनके राज करने का। जिस दिन हमने कोऑपरेट करना बंद कर दिया, इनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और उसके लिए हमने 4 मेजर चीज़ों पे ब्रिटिशर्स के ऊपर स्ट्राइक किया। क्या किया हमने? हमने सरेंडर किए टाइटल्स, हमने सरेंडर किए ऑनर्स को। ब्रिटिश अपने वफादारी खरीदने के लिए जो इंडियन होते थे उनको सर, राय बहादुर, केसरे हिंद, ये सब टाइटल दिया करते थे, नाइटहुड दिया करते थे। गांधी जी ने सबसे पहले लीड किया, उसको उन्होंने गांधी जी को एक टाइटल दिया था, उन्होंने केसर ए हिंद, उसका गोल्ड मेडल मेडल था, उसको वापस कर दिया इन्होंने, जो उन्हें साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस सर्विस के लिए मिला था। जमनालाल बजाज थे, उन्होंने अपने राय बहादुर का टाइटल फेंक दिया। टैगोर जी तो ऑलरेडी जलियांवाला बाग के बाद अपने नाइटहुड सर जो लिखते थे उनके नाम के सामने, वो दे चुके थे। मैसेज क्लियर था, तुम्हारी दी हुई बेइज्जती जो है उसकी डिग्री हमको नहीं चाहिए। अब बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस होता है क्या? देखो ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि कोर्ट से उतर रहे हैं लॉयर और अपने कोर्ट को फेंक रहे हैं। देखो मतलब लॉयर ने क्या किया, लॉयर्स ने अपना लॉ का प्रैक्टिस छोड़ दिया। ये एक माहौल था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो लॉयर वायर लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दिया, चरखा वरखा चला रहे हैं लोग। इस टाइप से माहौल था, आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट का पावर आपको पता होना चाहिए, हजारों बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, ठीक है।
अंग्रेजी बनावटी हंस भी रहे थे हमारे पीठ पीछे, बड़े आए बॉयकॉट करने वाले, पढ़ेंगे कहाँ उन लोग। तो इसका सॉल्यूशन था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। नेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हमारे देश में, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया। बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी ठुकरा दी। आईएएस थे वो, निकाला था उन्होंने इंडियन से 19 साल की उम्र में, यूपीएससी उस जमाने का आईसीएस। नेशनल कॉलेज खोलते हैं कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस, और प्रिंसिपल बन गए वहां के वो। ये होता है स्वैग, कलेक्टर बन के नौकरी छोड़ दी ब्रिटिशर के जमाने में। कोर्ट्स का मैंने दिखाई दिया आपको, कोर्ट से लोगों ने छोड़ दिया क्या, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी, इन्होंने अपना लॉ करना छोड़ दिया, सबने कोर्ट जाना बंद कर दिया। गांव गांव में न्याय पंचायत बनाए गए कि भाई कोर्ट के केसेस कोर्ट नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम भाई भाई की लड़ाई और सबको वहीं पे बैठ के निपटाओ। फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट किया गया, आग जला दी गई फॉरेन क्लोथ्स में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, नोट्स में एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। नाउ कम्स द विड्रॉवल ऑफ withdrawal of, just give me a second. ये जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब इतना सक्सेसफुल चल ही रहा था, तो इसका विड्रॉवल कैसे होता है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, चौरी चौरा, चौरी चौरा इंसिडेंट। इमेजिन करो आप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, और इंडिया को जीतने के लिए 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए, और विराट कोहली 99 रन पर बैटिंग कर रहा है। सब इमेजिन हो गया, पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा है। अचानक कैप्टन रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और बोलते हैं मैच कैंसल। हमारा एक प्लेयर ने बाउंड्री लाइन पर गाली दे दी, आपके एक प्लेयर ने हमारे प्लेयर को बाउंड्री लाइन पे गाली दे दी है, हम ऐसा जीत नहीं चाहते। आपका रिएक्शन क्या होगा, अरे भाई जीतने देना, 5 ही रन तो चाहिए, इतना क्या हो गया, टीवी फोड़ दोगे आप वहां पे। एग्जैक्टली यही फीलिंग हुआ पूरे देश में उस टाइम पे। फरवरी 1922 का टाइम था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पर था, ब्रिटिश सरकार कांप रही थी, और लग रहा था कि स्वराज बस आने को ही है, डोमिनियन स्टेटस बस मिलने को ही है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अचानक मूवमेंट को वापस ले लिया, एक छोटे से गांव में हुए वायलेंस के कारण। क्या हुआ था समझते हैं। फरवरी 1922 की बात है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने एक्सट्रीम पर था। देखो लोग एकदम नारे वारे लगा रहे हैं, पूरा माहौल एकदम ताबड़तोड़ बना हुआ है। ब्रिटिश वॉयसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड रीडिंग, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस सुनामी को कैसे रोकूं मैं। हजारों स्टूडेंट बाहर थे, वकीलों ने कोर्ट छोड़ दिए थे, फॉरेन कपड़े की होली जल रही थी देश के हर कोने में। गांधी जी गुजरात के बरदोली में बैठे थे, और वहां से उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया, अगर सरकार ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा तो मैं एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। पूरा दो देश जो था वो होल्ड पर था, वेटिंग फॉर द फाइनल ब्लो विसिल। गांधी जी बोले और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर दें। व्हाट हैपेंड इन चौरी चौरा, ये अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चरखे से कपड़ा बना रहे हैं, बाहर के फॉरेन क्लोथ्स लेना बंद कर दिए। ऐसा माहौल था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोग अपना खाना वाना खा रहे हैं बढ़िया से, फुल माहौल में है। अब ये देखो लोग यहाँ सूट बूट से अब पूरा किस में आ चुके हैं, 1920, 21, 22, 25 में चरखा चला के धोती कुर्ता में। सेम आदमी जो सूट बूट में था वो धोती कुर्ता में है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। अब होता क्या है ये समझिए, चौरी चौरा में आप लोग, इसी टाइम पे जब सब चीजें अच्छी चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में जहां से यूपी के सीएम अभी आदित्यनाथ जो हैं अभी थे वो आते हैं। तो एक छोटा सा जगह है चौरी चौरा, वहां के जो किसान थे और वॉलेंटियर थे, वो लिकर शॉप जो शराब की दुकान थी और उसके वहां पे जो फूड के हाई प्राइसेस थे उसके खिलाफ एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनको लीड कर रहे थे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एक पेंशनर थे, भगवान अहीर। पुलिस आती है और उन्हें बुरी तरह से पीट देती है और उन्हें लॉकअप में डाल देती है सब। तो होता क्या है, इस बात से क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, गांव वाले भड़क जाते हैं। डेट रहता है 5 फरवरी 1922। एक बहुत बड़ी भीड़,
बहुत बड़ा एक मॉब पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वालों को वहां पे घेर लेता है। पुलिस ने घबराहट में गलती क्या कर दी, वहां हवा में फायरिंग कर दी और फिर भीड़ जो है उसके ऊपर गोली चला दी। जब पुलिस की गोलियां जो है एमिनेशंस खत्म हो गए तो वो थाने के अंदर भाग गए सबके सब और दरवाजे को वहां पे बंद कर लिया उन लोगों ने। भीड़ उस वक्त स्वराज के नशे में थी, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए था उस भीड़ को और गुस्से में बहुत एकदम आग बबूला थी। उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। जो पुलिस वाले बाहर नहीं निकल पाए या बाहर भागने की कोशिश भी कर रहे थे, उनको मार मार कर वापस आग में फेंक दिया गया। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में बोला जाता है 22 पुलिसमैन जो थे वो जल कर मर गए। क्या हुआ, वो जल कर मर गए 22 लोग। और ये जब खबर जो है ना बरदोली में बैठे हुए गांधी जी तक पहुंचती है तो गांधी जी हिल गए। उन्होंने क्लियर कंडीशन रखी थी, अहिंसा, नॉन वायलेंस से होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्हें पता था कि भीड़ अभी सत्याग्रह का असली मतलब नहीं समझ सकी है। गांधी जी ने समझा कि ये मेरा तरीका नहीं समझ पाए हैं भाई, मार धाड़ आग बबूला कर रहे हैं लोगों को। तो गांधी जी ने इमीडिएटली 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई बरदोली में और एक रेजोल्यूशन पास किया, द बरदोली रिजोल्यूशन। और इस रेजोल्यूशन के तहत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट वापस ले लिया गया। सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक दी गई और कांग्रेस वर्कर्स को बोला गया कि वापस जाओ, कंस्ट्रक्टिव वर्क बस करो, खादी करो, अनटचेबिलिटी, ये देखो ये अनटचेबिलिटी हटाई जा रही है। एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट के साथ बैठ के खाना खा रहा है तो उन्होंने कहा अभी यही काम करो, तुम खादी बनाओ, चरखा से खादी से आप लोग क्या करिए, कपड़े बनाइए, अनटचेबिलिटी रिमूवल में काम करो। और यही सब चलता रहा फिर देश में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जब ये मूवमेंट वापस हुआ तो कांग्रेस के अंदर भूकंप मच गया, यंग लीडर्स का खून खौल गया एकदम। सुभाष चंद्र बोस ने बोला, इसको एक नेशनल कैलिमिटी बोला कि हमको ये जब पूरा अंत तक पहुंच गए तो एक इंसिडेंट के कारण क्यों हटा रहे हैं हम करके। मोतीलाल नेहरू, CR दास ने तो क्वेश्चन किया, अगर कन्याकुमारी के किसी गांव ने गलती की है तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिली, क्यों मिलनी चाहिए? चौरी चौरा में हुआ तो वहीं बस बंद कर दो, पूरे देश को क्यों कर रहे हो? लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, अटल रहे। मैं हर उस मूवमेंट को रोक दूंगा जहां पर हिंसा होगा, वायलेंस होगा, उन्होंने कहा। एक्चुअल में आपको समझना है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टॉप इट। कई लोग ये सोचते होंगे कि गांधी जी बस डर गए होंगे और बहुत ओवर मोरल टाइप का आदमी थे वो, इसलिए किए होंगे। नहीं भाई, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट। 20 साल साउथ अफ्रीका में नाक में दम करके आए थे ब्रिटिशर्स के। आपको पता होना चाहिए सबसे मेन रीजन था, अगर मूवमेंट वायलेंट हो जाता ना तो ब्रिटिशर्स को मार्शल लॉ लगाने का एक पावर मिल जाता। और इंडियंस के साथ जैसे जलियान वाला बाग में गोली मारे थे ना, लीगल बहाना मिल गया उनको वहां पे, वैसे ही पूरे देश में मिल जाता और मूवमेंट को बहुत तेजी से वो क्रश कर देते। दूसरा, कोई भी मास मूवमेंट सालों तक पीक में नहीं चल सकता। मास मूवमेंट का एक ग्राफ होता है, याद रखिएगा। कोई भी मूवमेंट चाहे कोई भी आज हो या कल हो, वो एक टाइम पीक करेगा, लोग जुड़ते जाएंगे और फिर धीरे धीरे लोग हटते जाएंगे और फिर एक बार गुस्सा बढ़ेगा और फिर पीक करेगा वो, ऐसा। तो कोई भी मास मूवमेंट बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। जनता थक रही थी। गांधी जी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, इसको बोलते हैं स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। ठीक है, तो स्ट्रगल करो पहले, फिर एक शांति का पीरियड दो, फिर स्ट्रगल करो। इसको वो अच्छे से समझते थे, ठीक है, और इसी पे बिलीव करते थे। तो अभी उनको समझ आया ट्रूस का टाइम है, लोगों को टाइम दो। और आखिर एक सबसे मेन का बात थी, चौरी चौरा ने ये प्रूव कर दिया था कि मासेस जो है हमारी, वो अभी नॉन वायलेंस के टूल को समझ नहीं पाई हैं, अभी वो ट्रेंड नहीं है, उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। मार्च 1922 में ब्रिटिशर्स ने मौका देखकर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और उनको 6 साल की सजा सुना दी। एनसीएम ऑफिशियली अब खत्म हो चुका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड लाइक दिस। सो वी विल एंड दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइज, कीप स्माइलिंग।